नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड के लिए कल दौड़ेंगे 15,000 लोग। नशा मुक्त उत्तराखंड के लिए मैराथन, 15 देशों के 112 से ज्यादा धावक भाग लेंगे। मैराथन को सीएम पुष्कर सिंह दिखाएंगे हरी झंडी। सुबह 7:30 बजे शुरू होगा मैराथन विजेताओं को मिलेंगे लाखों के इनाम। इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां उत्तराखंड के लिए कल 15,000 लोग दौड़ में शामिल होने वाले। नशा मुक्त उत्तराखंड के लिए मैराथन का आयोजन किया गया है। सुबह 7:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इसे हरी झंडी दिखाएंगे। 15 देशों के 112 से ज्यादा धावक इसमें शामिल होंगे। मैराथन को सीएम पुष्कर सिंह धामी हरी झंडी दिखाएंगे। सुबह 7:30 बजे इस मैराथन का आगाज होगा। मैराथन विजेताओं को लाखों के इनाम भी दिए जाएंगे। नशा मुक्त उत्तराखंड के लिए मैराथन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 15 देशों के 112 से ज्यादा धावक भाग लेंगे। साथ ही सुबह 7:30 बजे इस मैराथन का आगाज होने वाला है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसे हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं मैराथन विजेताओं की अगर बात की जाए तो लाखों के इनाम उन्हें दिए जाएंगे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर 30 अक्टूबर को होने वाली देहरादून मैराथन की तैयारी में उत्तराखंड पुलिस जुटी है। तैयारियों को लेकर मीडिया से बात करते हुए प्रदेश के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि ये मैराथन न सिर्फ एकता के रूप में सभी को जोड़ेगी, बल्कि ये नशे के खिलाफ लोगों के एकजुट होने का प्रतीक भी साबित होगी। आपको बता दें कि मैराथन में शामिल होने के लिए निःशुल्क रजिस्ट्रेशन चालू है। इस मैराथन में 14 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे ही शामिल हो सकते हैं। मैराथन में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। राष्ट्रीय एकता दिवस पर आयोजित होने वाले इस मैराथन में शामिल होने के लिए उत्तराखंड पुलिस की वेबसाइट या फेसबुक पेज पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक होगा। सरदार पटेल जी के जन्म दिवस को हर वर्ष पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनकी जयंती के अवसर पर इस वर्ष 30 अक्टूबर को उत्तराखंड पुलिस द्वारा एक मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। इसका थीम माननीय प्रधानमंत्री जी का एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो सपना है उसको साकार करने हेतु तथा माननीय मुख्यमंत्री जी के 2025 तक ड्रग्स फ्री देवभूमि के सपने को साकार करने हेतु हमने डबल थीम रखा है, रन फॉर यूनिटी, रन अगेंस्ट ड्रग्स। इसमें 10 लाख रुपए का कैश प्राइज है सभी मिला करके, और कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। और 21 किलोमीटर और 10 किलोमीटर दोनों रेस में हम टाइमिंग चिप देंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और चलिए अब आपको उत्तराखंड सरकार के इस खास इवेंट के बारे में ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिरकार क्यों ये खास होने वाला है, किस तरीके से इसका आयोजन होने वाला है। डीजीपी अशोक कुमार ने खुद इसकी जानकारी दी है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर यह मैराथन का आयोजन होने वाला है। इसके लिए आपको लेकिन रजिस्ट्रेशन करना सबसे पहले आवश्यक होगा। देहरादून मैराथन से रन फॉर यूनिटी का संदेश दिया जाएगा, क्योंकि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और ऐसे में इसका आयोजन किया जा रहा है। देहरादून मैराथन से रन अगेंस्ट ड्रग्स का संदेश भी दिया जाएगा। ये कहना था डीजीपी अशोक कुमार का। आपने सुना कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर ड्रग्स के अगेंस्ट रहने का जो संदेश है वो भी दिया जाएगा। मैराथन का आयोजन उत्तराखंड पुलिस ने किया है, इसलिए आपको उनकी वेबसाइट पर जाकर के या फेसबुक पेज पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करना बेहद आवश्यक होगा। मैराथन के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। ये डीजीपी अशोक कुमार के द्वारा बताया गया है कि आप फ्री में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इस दौरान जो भी विजेता होंगे उन्हें धनराशि भी दी जाएगी। अपना रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ये जानकारी भी दी गई है उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार के द्वारा, जिनका कहना है कि फेसबुक पर या फिर हमारी वेबसाइट पर जाकर के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। विजेताओं को कुल 10 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाएगी। ये वो पूरी राशि होगी जो विनर्स हैं उनके बीच में बांटी जाएगी। साल 2016 से देहरादून मैराथन का आयोजन हो रहा है और ऐसे में एक और संस्करण का आगाज अब होने वाला है। ऑनलाइन फ्री रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुके हैं। 30 अक्टूबर को ये मैराथन होने वाली है। जूनियर कैटेगरी में 16 से 20 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया गया है। ये जूनियर कैटेगरी होगी जिसमें 16 से 20 वर्ष की आयु के लोग होंगे। दूसरी ओपन कैटेगरी में 21 से 45 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को यहाँ पर शामिल किया गया है। 2 कैटेगरी बनाई गई है, 16 से 20 और 21 से 45। तीसरी कैटेगरी में 45 से अधिक आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया गया है। तो ये पूरी इसकी कैटेगरी होगी।
देहरादून मैराथन की, जिसके तहत आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। सभी प्रतिभागियों को मैराथन पूरा करने पर फिनिशिंग मेडल भी दिया जाएगा। यहाँ मेडल से भी सम्मानित किया जाएगा और साथ ही जो धनराशि है उसका वितरण भी किया जाएगा। 10 किलोमीटर में टॉप 10 प्रतिभागियों को फिनिशर्स मेडल दिए जाएंगे और उन्हें इस तरीके से यहाँ सम्मानित किया जाएगा। तो देहरादून मैराथन का आगाज होने वाला है और इसको लेकर के जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। इसी के बारे में संदेश दिया गया है और डीजीपी अशोक कुमार ने भी इसके बारे में बताया कि आखिरकार किस तरीके से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो यहाँ पर विजेता होंगे उन्हें क्या धनराशि दी जाएगी, जो इसकी कैटेगरी है वो क्या रहने वाली है, फिनिशिंग मेडल दिए जाएंगे, ये सारी जानकारी दी गई है। सहयोगी हितेश जुड़ गए हैं, हितेश का रुख कर लेते हैं। हितेश, क्या कुछ तैयारियां की गई है और 2016 से ये चल रहा है, तो कोरोना के टाइम पे भी क्या इसका आगाज हुआ था और इस देहरादून मैराथन को किया गया था? कौन सा संस्करण है ये देहरादून मैराथन का? जी बिल्कुल, देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर ये 15,000 धावक कल सड़कों पर फर्राटा भरेंगे और अलग अलग देशों से 15 देशों से 112 धावक इस रेस का हिस्सा होंगे। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि 16 के बाद में, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल हमने देखा है, कोरोना काल में यह रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम नहीं हुआ था, लेकिन उत्तराखंड पुलिस जिस तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, 15,000 इसमें रजिस्ट्रेशन होने हैं, 10,000 इसमें अभी तक रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। और कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और कई ऐसे इनाम हैं जो धावकों को दिए जाएंगे। अलग अलग कैटेगरी में वो इनाम बनाए गए हैं, उसमें धनराशि भी है, मेडल्स भी है, कई ऐसे इनाम हैं जो अलग अलग तरीकों से, अलग अलग माध्यमों से बांटे जाएंगे। जी हितेश, कौन कौन इसमें शामिल होने वाला है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से हरी झंडी दिखाने वाले हैं, उनके अलावा और कौन से मंत्री होंगे जो इसमें शामिल होने वाले हैं? क्या खेल मंत्री भी पहुंचेंगे? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री समेत तमाम कैबिनेट मंत्री इस धावक जो रेस है इसमें शामिल होने वाले हैं। उसी के साथ साथ इसमें डीजीपी भी शामिल होंगे, क्योंकि उत्तराखंड पुलिस का यह कार्यक्रम है। पुलिस का पूरा अमला इस तैयारी में लगा हुआ है। फिलहाल भी पुलिस लाइन के अंदर उत्तराखंड पुलिस के जितने भी बड़े अधिकारी हैं वो सभी मौजूद हैं और तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। 15,000 लोगों के पहुंचने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। 15,000 लोग पहुंचेंगे, एक अच्छी खासी भीड़ वहां पर इकट्ठा होगी। ऐसे में अगर कोई चोटिल होता है, किसी को कुछ होता है, तो क्या इसके लिए भी तमाम तैयारियां की गई है यहाँ पर? जी बिल्कुल, उसको स्वास्थ्य विभाग को पूरे निर्देशित कर दिया गया है, क्योंकि जो रूट है, रूट की अगर हम बात करें, पुलिस प्रशासन ने जो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का जो रूट है वो पूरी तरीके से डाइवर्ट कर दिया गया है। जिस सड़क पर धावक दौड़ेंगे वहां पर 108 की जो एम्बुलेंसेज है वो भी रहेगी, एयर एम्बुलेंसेज भी वहां पर मौजूद रहेगी। वहां पर पूरी तरीके से हेलीकॉप्टर की भी सुविधा वहां पर की गई है। पुलिस प्रशासन ने पूरे चाक चौबंद के साथ इस जो रेस है, जो रन फॉर यूनिटी का जो आगाज ये पर होने वाला है, क्योंकि जो इसका उद्देश्य है वो नशा मुक्त उत्तराखंड है, नशे के खिलाफ ये रन फॉर यूनिटी होने वाली है। जी ठीक है तेज, आप बने रहे, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। उत्तराखंड में बीजेपी ने आगामी कार्यक्रमों को लेकर के रणनीति बना ली है, जिसमें 30 अक्टूबर को मन की बात कार्यक्रम, 4 नवंबर को विकास पर्व और 9 नवंबर को राज्य के स्थापना दिवस को लेकर पार्टी के नेताओं की जिम्मेदारी निर्धारित कर दी गई है। शुक्रवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रदेश मुख्यालय पर पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक लेते हुए पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय की है। इसके अलावा सभी प्रवासियों से भी महेंद्र भट्ट ने इगास बगवाल अपने गांव में मनाने का आह्वान किया है। आगामी कार्यक्रमों को लेकर तैयार की गई रणनीति के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए महेंद्र भट्ट ने कहा है कि आने वाला पर्व को लेकर के आने वाली जो रणनीतियां हैं उन्हें भी तय कर लिया गया है, उन्हें भी बना लिया गया है। 30 तारीख को मन की बात का कार्यक्रम है। हमारे मन की बात, क्योंकि केंद्रीय स्तर से ही हम सब पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम की भव्यता का अपेक्षा केंद्र ने की है। हमने भी अपने विधायक, अपने सांसद, अपने मंत्री और प्रत्यक्ष रूप से प्रदेश कार्यालय द्वारा हम बूथ तय कर रहे हैं। खासतौर पर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सांसद अपने क्षेत्र में रहते हैं, विधायक अपने क्षेत्र में रहेंगे, लेकिन उनके भी कौन से बूथ पर वो जाएंगे ये सूची हमने मंगानी प्रारंभ की है। इसके साथ साथ 4 तारीख इगास का कार्यक्रम, इगास के में हम भी पलायन रोकने में सहायक सिद्ध हों। त्यौहार हर वर्ष होता है, लेकिन उस त्यौहार की भव्यता में जो हमारे प्रवासी हैं उन लोगों का भी आगमन हो, उस उद्देश्य से हमने कार्यक्रम तय किया और हमने जिले के अपने हर जिले के कार्यकर्ता निर्धारित किए। उनके प्रयासों से किन लोगों से वार्ता करेंगे वो प्रत्यक्ष वहाँ पर रहे। हमने कहा कि भाई गाँव में जाने पर भेलो बगवाल खेलते हुए वो उसका फोटो भी शेयर करें और उनके बारे में बातचीत करें।
सहयोगी हितेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हितेश, आने वाले जो कार्यक्रम हैं उनके आयोजन को लेकर के जिम्मेदारियां बांट दी गई हैं, किसे कौन सी जिम्मेदारी दी गई है? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी मुख्यालय में महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में यह बैठक हुई है और इसमें मन की बात जो मोदी जी की होने वाली है उसको लेकर सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। इगास बकवाल जो दिवाली है उसके त्यौहार को लेकर भी सभी प्रदेश के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि जो प्रवासी पलायन कर गए हैं उनको एक उद्देश्य है कि उनको वापस बुलाया जाए, उनको इस इगास बकवाल त्यौहार में शामिल किया जाए। और उसके लिए सबसे बड़ी बात जो है, सभी कैबिनेट मंत्री और जितने भी मुख्य पदाधिकारी हैं उनको अपने अपने गाँव में रहने की जिम्मेदारी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी संगठन ने सौंपी है। जी, आने वाले वक्त में जो कार्यक्रम होने वाले हैं, कौन कौन से वो कार्यक्रम रहेंगे जिसको लेकर के जिम्मेदारियां बांटी गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस है, उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी संगठन ने बहुत बड़ा रोड मैप इसमें तैयार किया है। सभी जो पदाधिकारी उनको बूथ स्तर तक की जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। इगास बकवाल हो या फिर उत्तराखंड का जो स्थापना दिवस है उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी संगठन ने सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। बूथ स्तर पर रहकर सभी कार्यकर्ता आम जन से मिलेंगे और जागरूकता करेंगे, क्योंकि उद्देश्य यही है कि जो पलायन यहाँ से लोग किए हुए हैं उनको वापस लाना इनका एक माध्यम बन सके। जी, और ऐसे कितने कार्यकर्ता रहने वाले हैं जिनका सहयोग इन आने वाले आयोजनों में लिया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए जिले स्तर पर जितने भी कार्यकर्ता होते हैं, मंडल स्तर के कार्यकर्ता होते हैं, जिले स्तर के कार्यकर्ता होते हैं, तहसील स्तर के कार्यकर्ता होते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा रोड मैप होता है, उनका हर स्तर पर उनके कार्यकर्ता होते हैं। तो जितने भी कार्यकर्ता है सभी को ये महेंद्र भट्ट ने सभी को जिम्मेदारी दी है, क्योंकि जिला अध्यक्षों की जो बैठक है उसमें सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जी ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। वहीं कल होने वाली देहरादून मैराथन को लेकर महानगर के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। रिस्पना से ईसी रोड, प्रिंस चौक और राजपुर रोड जाने वाले वाहनों को आईएसबीटी से होकर भेजा जाएगा। आईएसबीटी से तमाम गाड़ियां बल्लूपुर, सहारनपुर चौक और घंटाघर से राजपुर रोड जा सकेंगी। वहीं धर्मपुर चौक, अग्रवाल बेकरी से आगे आराघर और रेसकोर्स की ओर ट्रैफिक बंद रहेगा। एमकेपी, बुद्धा चौक, मनोज क्लिनिक, रोजगार तिराहे से कोई भी वाहन ईसी रोड की ओर नहीं भेजा जाएगा। तो कल ट्रैफिक को लेकर के भी एडवाइजरी यहाँ जारी कर दी गई है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पूरे भारत में चल रही है। भारत जोड़ो यात्रा की अगुवाई कांग्रेस नेता राहुल गांधी कर रहे हैं, तो उत्तराखंड में भी भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर कांग्रेस पदयात्रा करने जा रही है। सूत्रों के माने तो भारत जोड़ो यात्रा का काफिला उत्तराखंड से नहीं गुजरेगा, लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश में पदयात्रा करने जा रही है और ये पदयात्रा बद्रीनाथ से शुरू होगी और कांग्रेस की ये पदयात्रा प्रदेश के अंदर छोटे छोटे टुकड़ों में जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी की चल रही है, उसी की तर्ज पे, क्योंकि ये कहा गया है कि जिन राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा नहीं आ रही है वहाँ स्टेट लीडरशिप इन यात्राओं को अपने यहाँ आयोजित करेगी। उसी के तहत ये यात्रा हम शुरू कर रहे हैं और कोशिश हमारी ये रहेगी कि ये बद्रीनाथ से शुरू हो और इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में कर रहे हैं, 4-4, 5-5 दिन के टुकड़ों में कर रहे हैं। कुछ यात्राएं गढ़वाल रीजन में, कुछ कुमाऊं के रीजन में हम लोग करने जा रहे हैं। इसमें सांप्रदायिक माहौल ठीक करने के लिए, रोज़गार को लेकर जो लड़ाइयाँ हैं उनके लिए, अग्निपथ से जो उत्तराखंड को होने वाला नुकसान है, क्योंकि कुमाऊं गढ़वाल रेजिमेंट दोनों का होम ऑफ द रेजिमेंट है उत्तराखंड, उसकी वजह से कितना नुकसान पर्वतीय गाँव को होने वाला है उसको लेकर हम बात करेंगे। अंकिता मर्डर केस में जो सरकार ने कमियां करी उसको लेकर हम बात करेंगे। केदार भंडारी को जिस तरीके से गायब हुए और वो फौज में भर्ती होने आए थे, उसमें पुलिस की जो नाकामी है उसको लेकर हम लोग बात करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद राजधानी देहरादून की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का काम तेजी से शुरू कर दिया गया है। विभाग की ओर से देहरादून के सभी क्षेत्रों को गड्ढा मुक्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अपर सचिव पीडब्ल्यूडी विनीत कुमार ने बताया कि 5 नवंबर तक इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। वहीं संबंधित अधिकारियों को इस पर तेजी से काम करने के शासन ने निर्देश दिए हैं। देखिए, इसमें ऑलरेडी देहरादून और जो मसूरी है, इसके लिए एक स्पेशल कैंपेन चला के हमने इसको गड्ढा मुक्त लगभग गड्ढा मुक्त कर दिया है। और जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश प्राप्त हुए हैं,
उसी के क्रम में जो है सभी का एक आकलन किया गया है और जो उसकी अभी मौखिक रूप से अभी मुझे ईएनसी साहब ने ये बताया है कि जो है 5 नवंबर तक ये कोशिश करेंगे कि सारे जो हमारे शहर है वो गड्ढा मुक्त हो जाए और उसके सभी जो एक्सियंस है इस संबंध में उनसे सर्टिफिकेट वगैरह भी लिया जाएगा और फिर उसका जो है वेरिफिकेशन भी उसके बाद में उसका करवाया जाएगा। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि अगले जो है 10 दिन के अंदर जितने भी हमारे शहर हैं उनको हम लोग। और अब खबर रुड़की से है, जहां झबरेड़ा थाना क्षेत्र के मानकपुर आदमपुर गांव में कई लोग डेंगू की चपेट में आ गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही मरीजों पर भारी पड़ रही है। डेंगू से बीमार हुए ग्रामीण अलग अलग अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग सिर्फ एक दिन खाना पूर्ति करने के लिए गाँव में आया और लोगों के सैंपल लेकर चला गया, जिसमें से कई लोगों का डेंगू टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। मामले में एसडीएम भगवानपुर वैभव कुमार ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि गाँव में लोगों के स्वास्थ्य की जांच करें, साथ ही गांव में डेंगू के प्रकोप से बचने के लिए फॉगिंग के लिए भी आदेश दिए गए हैं। लेकिन असलियत इन सब से परे है। फिलहाल गांव में कई लोग बीमार हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही साफ दिखाई दे रही है। लोग निजी अस्पतालों में अपना इलाज करवाने को मजबूर हैं। सहयोगी अनिल का रुख कर लेते हैं। अनिल, अभी तक कितने लोगों के डेंगू टेस्ट पॉजिटिव आए हैं और स्वास्थ्य विभाग आखिरकार किस तरीके से यहां पर रवैया अख्तियार किए हुए है? बिल्कुल बताना चाहूंगा, देखिए डेंगू का कहर लगातार रुड़की के आसपास के इलाकों में लगातार ही देखने को मिल रहा है, और खासकर गांव देहात की अगर बात करें तो गांव देहात में इसका काफी असर देखने को मिला। हालांकि अगर बात करें सरकारी अस्पतालों की, तो जैसा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार निर्देशित किया गया था कि डेंगू के आने वाले टाइम में डेंगू का खतरा बढ़ सकता है, उसके लिए स्वास्थ्य विभाग के जितने भी चिकित्सालय हैं उनमें अच्छी तरीके से देखभाल हो, मरीजों की देखभाल हो और अच्छे तरीके से उनका इलाज हो। इसी को देखते हुए यहाँ पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि डेंगू की लगातार जो कोशिश है उससे बचने के लिए जो चिकित्सालय के जो अधीक्षक है उनके द्वारा कहा गया है कि यहाँ पर उचित व्यवस्थाएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जिनको डेंगू हो रहा है वो मरीज ज्यादातर प्राइवेट अस्पतालों का रुख कर रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें कहीं भी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि डेंगू से बचने के कोई निर्धारित उपाय हो। जी, अगर सरकारी अस्पतालों में कोई व्यवस्था नहीं की गई है तो उसके लिए क्या सीएमओ की तरफ से कोई जवाब आया कि आखिरकार कर क्या रहे हैं, किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, देखिए सीएमओ का लगातार कहना है कि हम उचित व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं और जल्द ही इस मामले को निपटाया जाएगा, क्योंकि देखिए रुड़की क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर ज्यादातर गांव देहात का इलाका आता है। ज्यादातर डेंगू का प्रकोप जो है वो भी ज्यादातर जो देहात इलाका है उसमें फैला हुआ है। इसी को देखते हुए जो सीएमओ है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर व्यवस्थाओं को सुधारा जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो व्यवस्थाएं ठीक अगर होती तो बिल्कुल, अगर व्यवस्थाएं ठीक होती तो मरीज खुद इस तरीके के आरोप नहीं लगाते हो, ना ही निजी अस्पताल में जाकर के इलाज करवाते। बहुत शुक्रिया अनिल आपका तमाम जानकारी के लिए। बात हरिद्वार की, जहां हरिद्वार पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। एसएसपी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने कलियर बहादुराबाद रोड से 4 लुटेरों को धर दबोचा है। आपको बता दें कि यही वो लुटेरे हैं जिन्होंने बीते 14 अक्टूबर की रात सलेमपुर में रेगुलेटर पुल के पास बड़ी लूट की थी। मिनी बैंक संचालित करने वाले हुकुम सिंह जो बाइक से घर लौट रहे थे, उन्हें जान से मारने की धमकी देकर रुपयों से भरा थैला लूट कर फरार हो गए थे। आरोपियों के पास से 2 तमंचे और 4 कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया है कि उन लुटेरों ने हुकुम सिंह से 53,000 रुपए लूट लिए थे, जिसमें से 40,000 रुपए आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। हुकुम सिंह चौहान एक मोंगला के रहने वाले, इनके मिनी बैंक चलाते हैं। इनके द्वारा एक सूचना दी गई थी कि इनसे 1,22,000 के आसपास 4 लोग आए थे, संदिग्ध लोग, जो लूटपाट करके नहर पटरी से किए हैं। इस सूचना पे रात्रि में ही जब उनके द्वारा मौखिक सूचना दी गई थी तो उस पर तुरंत टीम का मूवमेंट कराया गया और सिटी में भी चारों तरफ मैसेज कर दिया गया था कि इस तरह की बाइक और संदिग्ध लोगों की जांच पड़ताल और उनकी चेकिंग करें। एक सूचना मिली कि जो लोग यहाँ पे लूट किए थे उन्हीं से मिलते जुलते लोग कलियर से बहादुराबाद की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। सहयोगी संजय पुंडेर हरिद्वार से जुड़ गए हैं। संजय, किस तरीके से आखिरकार पुलिस को ये जानकारी मिली और ये सफलता मिली साथी?
मीनाक्षी, हरिद्वार जिले में लगातार आपराधिक घटना है जो बढ़ रही है, जिसको रोकने के लिए हरिद्वार पुलिस लगातार हर संभव प्रयास कर रही है। ताजा मामला हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 4 लुटेरों को धर दबोचा है। कहा जा सकता है कि पुलिस लगातार ऐसे अपराधियों को पकड़ रही है जो लगातार क्षेत्र में अपराध कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने अभी मुकदमा दर्ज कर इनको जेल भेज दिया गया है। मीनाक्षी, बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी के लिए।